अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर हदी। सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज का टॉपिक है फ्यूचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था और उसी लेक्चर में मैंने आपसे ये भी कहा था कि आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात, फ्यूचर्स क्या है। तो आज वाइट बोर्ड पर कुछ फ्यूचर्स मैंने लिखे हुए हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करता हूँ और ये आपको हेल्प देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है। सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं पिकुलियर नेचर ऑफ द कार्बन। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें कार्बन का एक यूनिक खासियत आपको नजर आएगा। पिकुलियर नेचर क्या मतलब? पिकुलियर नेचर का कि एक ऐसी खसूसियत जो हर चीज़ में नहीं है, सिर्फ किसी एक चीज़ में है। मतलब कार्बन के साथ अपना एक ज़ाती एक स्पेशल खासियत है जो बाकी में नहीं है, तो इसके लफ्ज़ यूज़ होता है पिकुलियर नेचर। अब वो पिकुलियर नेचर की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आ गए, मिलियंस, ढेर सारे कंपाउंड्स आ गए। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको वो हंड्रेड्स में मिलेंगे, नहीं थाउजेंड में नहीं, आपको मिलियंस में मिलेंगे। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द कार्बन, ये कार्बन की वजह से। अब मज़ीद इसमें यहाँ पर एक लफ्ज़ है कैटिनेशन, ये भी इसी के अंदर मौजूद है। ये भी कार्बन के पिकुलियर नेचर में आ रहा है। इसका कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन की वो एबिलिटी जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक करे, यानी किस तरह से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि कार्बन अपने की तरह दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, फिर वो कार्बन किसी और कार्बन के साथ, वो कार्बन किसी और कार्बन के साथ। इस तरह अगर आप चाहो तो बहुत सारे जो है एक लंबे लंबे चेन के कंपाउंड बन सकते हैं। ये एक सलाहियत है जो हमें दूसरे एटम्स में नज़र नहीं आया। स्लाइटली सिलिकॉन के अंदर थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी एटमों में आपको इस तरह से नज़र नहीं आ सकता। आप नहीं देख सकते कि कोई दूसरा एटम है वो इस तरह से बहुत सारे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए शो करता हूँ, तो वो उनमें नहीं है। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की है और इसी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन के। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं पिकुलियर नेचर ऑफ द कार्बन। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मेनी कंपाउंड्स are possible which contain carbon as their major element। ये पहला खासियत हमारे पास आ गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, या यहाँ पर है होमोलोगस सीरीज। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हज़ार में नहीं है, लाखों में है। ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है, लेकिन उनके हमारे पास फैमिलीज़ हैं। कंपाउंड्स हैं लाखों में, लेकिन फैमिलीज़ कुछ फैमिलीज़ में है। अगर हम वो फैमिली सीख लें तो आपको सारे के सारे कंपाउंड समझ आएंगे। किस तरह से, मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। आप ज़रा देखिए, अगर हम देखें कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट सपोज CH3, और यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है OH लगा हुआ है। ठीक है, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहाँ पर लिखा हुआ है CH3 एंड देन CH2, उसके बाद फिर से OH लगा हुआ है। अच्छा, इस तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है CH3, CH2 और लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा है? OH लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोग जा सकते हैं, आप लोग ये सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि ये तीन के तीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट है बिल्कुल। इनका नाम अलग अलग नाम है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, क्योंकि कैसे? इसका नाम जो है वो है मिथानोल, ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल, एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनॉल। ठीक है,
तो नाम डिफरेंट, इसका मतलब ये कंपाउंड डिफरेंट है। मजे की बात तो ये है कि ये तीन के तीन कंपाउंड आपस में रिलेटेड है। दीज आर रिलेटेड डिफरेंट कंपाउंड्स, हाँ यहां पर क्या लिखेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स तो हैं बट दीज आर रिलेटेड। डिफरेंट कंपाउंड्स आर रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है? क्योंकि इन सब में यहां पर भी OH मौजूद है, यहां पर भी OH मौजूद है, यहां पर भी OH मौजूद है, और जब OH इनके अंदर मौजूद होगा तो इनसे हम लोग ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये तीन के तीन कंपाउंड जो है, ये तीन के तीन कंपाउंड आपस में तो रिलेटेड तो है ना, मिलते जुलते तो हैं। तो हम कहते हैं ये एक ख़ानदान के हैं, और उस ख़ानदान का नाम क्या है? अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। अल्कोहल इज़ अ फैमिली नेम, ये ख़ानदानी नाम है। इस अल्कोहल के अंदर आपको थाउजेंड्स में कंपाउंड मिलेंगे, हंड्रेड्स में आपको कंपाउंड मिलेंगे। तो आपको सारे के सारे कंपाउंड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका पता हो कि अल्कोहल की निशानी क्या है, यानी जब किसी R के साथ OH आ जाए तो ये अल्कोहल के ख़ानदान से हुआ। अब चाहे उसमें जितने भी कंपाउंड्स क्यों ना हो, आपको पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है। ठीक है, इसका इस तरह के कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? होमोलोगस सीरीज। ये तो अल्कोहल में इस तरह का आ सकता है। इसी तरह आप किसी दूसरे खानदान में भी जा सकते हैं, आप कीटोन में जा सकते हैं, आप एल्डिहाइड्स में जा सकते हैं, आप एसिड में जा सकते हैं। तो हमारे पास चंद मशहूर फैमिलीज है जिसको हम लोग इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर आ जाएगा, वहां पर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये OH जो है ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जब किसी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। तो एक ही अल्कोहल के फैमिली में इस तरह बहुत सारे रिलेटेड कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। उन तमाम के तमाम रिलेटेड कंपाउंड को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज इसको कहते हैं। और ये होमोलोगस सीरीज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फ्यूचर में से आ रहा है। ठीक है, एंड देन अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैंने आपको नहीं बताया था। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आमतौर पर अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चले जाए, इनऑर्गेनिक के वर्ल्ड में आप चले जाए, तो वहाँ पर आपको एक एक अलग अलग कंपाउंड को अलग से याद करना पड़ता है, अलग से उनकी खसूसियात को याद करना पड़ता है, उनकी प्रिपरेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड उनका आइसोलेशन भी डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही ख़ानदान के अंदर आपको चाहे जितने भी कंपाउंड्स मिल जाए, एटलीस्ट उनका तैयार करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उनका प्रिपरेशन एक ही मेथड से होगा। मतलब अगर आपको इसमें जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी एक कंपाउंड के बनाने का तरीका आ गया, बाकी कंपाउंड के बनाने का तरीका आपको खुद आएगा। इसीलिए होमोलोगस सीरीज की मदद से चीज़ों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज का बहुत बड़ा फायदा है। अब आप हर कंपाउंड के बारे में परेशान नहीं होंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको बस एक बार एक फैमिली का पता चला, उसमें से किसी एक मेंबर को बना लिया आपने, बाकी मेंबर थोड़े बहुत उसी तरीके से आप बना सकते हैं। और हत्ता कि जब आप किसी एक कंपाउंड को केमिकली रिएक्ट करते हैं, उनको रिएक्शन कराते हैं, तो उसके रिएक्शन को आप अलग से याद करेंगे और दूसरे के रिएक्शन को आप अलग से याद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी एक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन जब आपको याद हो जाए, आप पढ़ोगे, बाकी के कंपाउंड, बाकी जो कंपाउंड है उनका रिएक्शन आपको एडवांस में समझ आ जाएगा, क्योंकि उनका आदत, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट इसकी तरह होगी। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये जो आज हमने की कि होमोलोगस सीरीज की मदद से हम उसको प्रिपरेशन उसका हमारे लिए इजी हो जाएगा, इनकी केमिकल रिएक्शंस भी हमारे लिए इजी हो जाएगी। ये इसके फ्यूचर में आ गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक थर्ड फ्यूचर है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट करके MF लिखते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला,
डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप इसको देखें कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दो कंपाउंड है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर एक CH3OCH3, राइट। दूसरा हमारे पास क्या है, CH3CH2OH, ठीक है। ये हमारे पास ये दो कंपाउंड्स आ गए। अब आप ज़रा देखिए, ये जो है ये हमारे पास किस ख़ानदान से है, ये हमारे पास है कीटोन का एक कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी ईथर का, राइट। दिस इज़ ईथर का एक कंपाउंड है, ठीक है। ख़ानदानी नाम इसका ईथर है, तो ये वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और ये हमारे पास कहाँ से आएगा, चूँकि OH है तो लिहाजा ये हमारे पास अल्कोहल से आएगा, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें। ये 2 कार्बन है, तो आप 2 कार्बन की जगह क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। और कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आप लोग आ जाइए, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 5 6, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 1। C2H6O। तो अब ज़रा देखिए, ये इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, अभी इसका स्ट्रक्चर आप देखो, इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, इनको तो आइसोमर्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म कौन बताते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको मुख्तलिफ किस्म का आइसोमेरिज्म मिलेगा। ये तो मैंने एक शॉर्टकट बता दिया, आइसोमेरिज्म अपने लिए एक चैप्टर है। अच्छा, तो ये इसमें मौजूद है। देन वी कम टू द फोर्थ वन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। ये बाकी वाली आसान है, ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे था। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल वर्ड में ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज इन साइज, डिफरेंट शेप, मुख्तलिफ शेप वाले हैं, और अक्सर लार्ज साइज़ के होते हैं। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा तमाम के तमाम लार्ज साइज़ के हों। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसका काफ़ी बड़ा लार्ज साइज़ होगा। और लार्ज साइज़ वाले कंपाउंड्स पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बताऊं, आप उठा लें, आप एक स्टार्च उठा लें, मतलब किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप स्टार्च उठाएंगे, स्टार्च, तो स्टार्च में वहाँ पर आप देख ले कि स्टार्च में आपको बहुत सारे इस तरह के यूनिट्स आपको मिलेंगे, ग्लूकोज यूनिट्स, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स इस तरह से आपस में मिलेंगे। अच्छा, ये आप देखिए, इसमें कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, तो ये एक 6 कार्बन का एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है। इस तरह से चलते जाए आपको बहुत सारे रिंग्स मिलेंगे। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो काफ़ी पेचीदा होगा। जाहिर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2O वाटर जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनिया, वो बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में स्टार्च। अच्छा, एक और भी है प्रोटीन। ये आप देखिए, प्रोटीन के अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल देखे होंगे। हेमोग्लोबिन जो है, आप हेमोग्लोबिन को तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप प्लांट के अंदर चले जाए, आप क्लोरोफिल उठाओ, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल आप ज़रा चेक करें, वो कितना पेचीदा है, उसके अंदर कितने ज़्यादा कार्बन है, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे मिलकर उन्होंने एक पेचीदा कंपाउंड बनाया हुआ होता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पेचीदा है, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली ये लार्ज साइज़ के होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नॉन आयोनिक कैरेक्टर। नॉन आयोनिक कैरेक्टर, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, तो कार्बन अक्सर जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो जो बॉन्ड होगा, आप ज़रा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन के साथ ये सलाहियत है कि ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर कार्बन जो है वो आगे जाकर नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन जो है वो आगे जाकर ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। कमाल का आइटम है कार्बन, ठीक है, आप देख सकते हैं।
हत्ता के कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखें कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये तमाम के तमाम बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट है। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बॉन्ड तो पढ़ा होगा कि बॉन्ड 2 तरह की है, बल्कि 3 तरह की, एक आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो है किस तरह बनता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स एक दूसरे के एटम को शेयर करते हैं ना। इस तरह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे किसी एक एटम की तरफ जाए, वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स 2 एटमों में से मुकम्मल तौर पर किसी एक एटम की तरफ चले जाएं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र। वो बॉन्ड जो होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। एक दिन में इस पे आपको एक लेक्चर भी दूंगा बॉन्ड्स पर। तो आप ज़रा देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो जब भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दोनों के बीच शेयर हो जाएंगे, या तो दरमियान होंगे या थोड़े बहुत एक दूसरे एटम के करीब होंगे, लेकिन वो शेयर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी 2 एटमों के बीच इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाए वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे? नॉन आयोनिक कैरेक्टर के होंगे, यानी उनमें आयोनिक खसूसियात नहीं होंगी, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब ये है टाइम के हिसाब से किसी चीज़ का स्पीड, किस स्पीड से जो है कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई अमल हो रहा है। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ये स्लो होते हैं बनिस्बत इनऑर्गेनिक के। तो मैं आपके लिए सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, ऑर्गेनिक द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो। इसकी वजह क्या है? मतलब इसको हम लोग वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों स्लो होते हैं। इसकी वजह यह है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी वो मॉलिक्यूल की सूरत में आ जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल का मतलब ये है कि वो इसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है और वो स्टेबल होता है, वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो क्यों ज़्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी की वजह क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी है, सही है, मॉलिक्यूलैरिटी। देन वी कम टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अक्सरियत में मैं कहूँ, ठीक है, अक्सरियत में कहूँगा, इस तरह नहीं कि सारे मैं नहीं कहूँगा, मतलब अक्सरियत में मोस्ट ऑफ द लफ्स मोस्ट का मैं यूज़ करूँ, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होगा कि इसमें कुछ ऐसे नहीं होंगे, एक्सेप्शनल केस होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है? वो सॉल्युबल है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। कहाँ पर सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे कि वाटर। थोड़े बहुत होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो सॉल्युबल होंगे इसमें वाटर के अंदर। वाटर जो है, याद रखिए, वाटर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बात चल रही है किस चीज़ की? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी सॉल्युबल होते हैं तो वो आपको मिलेंगे किस चीज़ में सॉल्युबल मिलेंगे? वो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के, बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये हल होते हैं, तो ये भी इनकी एक पहचान होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैंने एक स्टूडेंट को देखा कि वो अक्सर को देखिए ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट नॉट इन द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पर इस तरह नहीं कहना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अल्कोहल अगर आप उठाए, इथेनॉल आप उठाएं, तो इथेनॉल जो है वो अगर आप देखिए वो पानी के अंदर बड़े आराम से हल हो जाता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं